नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी औरतों की दुनिया, जिसे लिखा है पंकज सुबीर जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज फिर देर हो गई। सुमित्रा ने पति के कंधे पर टंगा बैग उतारते हुए धीमे से पूछा, हाँ, आज भी वही सब हुआ। पूरे दिन कचहरी में खड़ा रहा, तब जाकर कहीं नाम की पुकार लगी। और फिर कुछ हुआ भी नहीं। हुआ वही जो हमेशा होता है। अगली तारीख मिल गई। रुपेश ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया। पति की मनस्थिति और थकान को भांपकर सुमित्रा ने आगे कोई प्रश्न ही नहीं किया। बैग लेकर चुपचाप अंदर चली गई। रुपेश वहीं सोफे पर ही अध लेटा हो गया। सारा शरीर टूट रहा है। कोर्ट और कचहरी में खड़ा आदमी तेजी के साथ थकता है, क्योंकि शरीर तो बाहर से थकता है, लेकिन व्यक्ति खुद अंदर से थकता है। कोर्ट कचहरी में खड़ा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है कि उसकी दिमागी हालत क्या है। रुपेश ने अपने चाचा पर जमीन के सिलसिले में केस कर रखा है। पिता सारी उम्र एक ही शहर में नौकरी करते रहे और रिटायर होने से पहले वहीं अपना मकान बनवा लिया। पति पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी। रिटायर होने से पहले बेटे और बेटी दोनों की शादी भी कर दी थी। रुपेश पास के ही एक गांव में सरकारी स्कूल में मास्टर है। रोज अप डाउन करता है अपनी मोटरसाइकिल से। उधर पुरखों के कस्बे में मकान और जमीन सब कुछ छोटे भाई के हवाले था। छोटा भाई समय समय पर अनाज, सब्जियां और पैसे भेजता रहा। पिताजी ने भी कभी हिसाब नहीं पूछा। कभी छोटे भाई ने बताने की कोशिश भी की, तो पिताजी ने हाथ हिलाकर टाल दिया। कस्बे के मकान में उनका जो हिस्सा है वह किसी स्कूल को किराए पर दे रखा है। मकान के तो हिस्से बहुत पहले ही हो गए थे, लेकिन पिताजी और चाचा जी के बीच जमीन का बंटवारा विधिवत रूप से उस समय नहीं हो पाया था। पिता ने कभी करने की कोशिश भी नहीं की। उनको लगता था कि जमीन को घर का ही व्यक्ति देख रहा है तो जमीन सुरक्षित है। बंटवारा हो जाने के बाद किसी को बटाई पर देनी पड़ेगी। जिसको देंगे वह विश्वास करने लायक ना हुआ तो कहीं उसी ने कब्जा कर लिया तो। भाई के बेटा नहीं, 3 ही बेटियां हैं। शायद ये बात भी कहीं पिताजी के दिमाग में थी। आज बहुत थके लग रहे हो। पिता ने रुपेश को सोफे पर अधलेटा देखा तो पूछा। जी बहुत गर्मी थी, दिन भर कचहरी के बाहर खड़ा रहना पड़ा। रुपेश ने सीधे बैठते हुए उत्तर दिया। तो दिन भर खड़े क्यों रहे? कहीं जाकर बैठ जाते, लेट जाते। पिता ने कहा। कहाँ जाता? रुपेश ने पूछा तो पिता ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। कहाँ जाता? इस प्रश्न का जो उत्तर है वह दिया नहीं जा सकता, और इसीलिए भी शायद ये प्रश्न पूछा भी जा रहा है। जब केस किया जा रहा था तो पिताजी, माँ और सुमित्रा तीनों ही उसके विरोध में थे। मगर रुपेश के दिमाग पर तो एक फितूर, एक जिद सी चढ़ गई थी कि चाचा जी ने बेईमानी की है और वह गलत है, और अपना हक लेने के लिए जो भी रास्ता लेना पड़े वह लेना चाहिए, फिर भले ही वह रास्ता कोर्ट कचहरी से होकर ही क्यों ना जाता हो। समस्या तब पैदा हुई थी जब पिताजी और चाचा जी के बीच जमीन का बंटवारा हो रहा था। पैतृक जमीन करीब 20 बीघे थी, जिसे दोनों भाइयों के बीच 10-10 बीघे बंटना था, जिसे लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था। मकान को लेकर तो पहले से ही कोई विवाद नहीं था। दोनों भाइयों ने बहुत पहले ही आपसी सहमति से मकान के 2 हिस्से करके आपस में बांट लिए थे। विवाद तो जमीन को लेकर भी पिताजी और चाचा के बीच कोई नहीं था, लेकिन रुपेश को जमीन के बंटवारे को लेकर आपत्ति थी। आपत्ति थी उस 10 बीघा जमीन को लेकर जो पैतृक जमीन से लगी हुई थी। यह जमीन चाचा जी ने 15 साल पहले खरीदी थी। रुपेश का कहना था कि चाचा जी ने कोई अपने पैसों से थोड़े ही जमीन खरीदी है। वह तो पैतृक जमीन से जो कमाई होती थी उससे ही खरीदा गया है उसे। पिता इससे असहमत थे। उनका कहना था कि विपिन ने अपनी कमाई से खरीदी है, इसलिए उस जमीन को बंटवारे में शामिल नहीं करना चाहिए। और हुआ भी वैसा ही। 20 बीघा दोनों भाइयों के बीच बंट गई और 10 बीघा चाचा जी को मिल गई।
जब खरीदी गई थी तो चाचा ने दोनों भाइयों के संयुक्त नाम से खरीदी थी ताकि एक ही बड़ा खाता हो जाए 30 बीघे का। लेकिन यह एक अनबोली सहमति थी दोनों भाइयों के बीच कि यह जमीन किसकी है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि रुपेश को पिता की ये उदारता बिल्कुल पसंद नहीं आई। बंटवारे के बाद गांव की जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी पिता ने रुपेश के नाम लिख दी थी। उसी पावर का उपयोग करते हुए रुपेश ने चाचा जी पर केस कर दिया था 10 बीघा जमीन को बंटवारे में शामिल करने के लिए। घर में जब ये समाचार पहुंचा तो बहुत बवाल हुआ और आज तक चल रहा है। पिता पुत्र के बीच लगभग अबोले की स्थिति है। माँ भी बस औपचारिकता की बातें बेटे से करती है। पत्नी सुमित्रा के मन में भी चाचा जी पर केस करने का कांटा रह रहकर खटकता है। जब बहन को पता चला तो उसने भी फोन करके रुपेश को बहुत समझाया, लेकिन रुपेश के दिमाग पर तो वह 10 बीघा जमीन ऐसे छाई थी कि उसने किसी की बात ही नहीं सुनी। रिश्तेदारों ने भी बैठकर बात को समझाया कि वह जो 10 बीघा जमीन है वह तुम्हारे चाचा ने अपने पैसों से बाद में खरीदी है, वह पैतृक जमीन नहीं है। लेकिन ढाक के पात तीन के तीन ही रहे। रुपेश पर कोई असर नहीं होना था तो नहीं हुआ और अब ये केस चल रहा है। परिवार, रिश्तेदारों, परिचितों सबके मन में फांस की तरह चुभता हुआ। जब भी पेशी पड़ती है तो रुपेश को रिक छिक करके स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। एक रात पहले कस्बे के लिए रवाना होता है। रात को पहुंचकर लॉज में रुकता है और सुबह से वकील के घर, कचहरी, फिर शाम को लौटने से पहले एक बार फिर वकील के घर। इतनी पेशियां हो गई हैं, इतना पैसा लग गया है, लेकिन फिर भी केस अभी जस का तस ही है। मुन्ना, ए मुन्ना, माँ की आवाज पर रुपेश की आवाज खुली। पता ही नहीं चला कब से सो रहा है। सोफे पर अधलेटा हुआ था और उसी हालत में सो गया। अंदर जाकर सो जाना आराम से। अरे तेरी तो आंखें लाल हो रही हैं, क्या हुआ? रुपेश का उतरा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखी तो माँ ने चिंता से बोली, कुछ नहीं, आज गर्मी बहुत थी, लगता है लू लग गई है। रुपेश ने उत्तर दिया, लू? अरे तो आते ही क्यों नहीं बताया? लू कोई अच्छी चीज है? अरे सुमित्रा कहाँ गई? माँ के अंदर की ममता अचानक पूरी शिद्दत से जाग उठी। किसी को चिंता नहीं है कि थका हारा इंसान आ रहा है, उससे तबीयत का पूछ लें। बस पानी का गिलास पकड़ा दिया, चाय पिला दी, हो गया काम। माँ ने सुमित्रा को अंदर आते देखा तो हल्के स्वर में डांटा, मैंने पूछा तो था, बोले कि बस थकान हो रही है। सुमित्रा ने भी दबे स्वर में उत्तर दिया, अरे तो आगे भी तो पूछना चाहिए कि नहीं? चल अब ठंडे पानी में प्याज और सूखे चने की भाजी मसल लिया जरा, हथेली और तलवों पर रगड़ देंगे तो आराम आ जाएगा। चल उठ मुन्ना, अंदर चल। दोनों खसम लुगाई एक जैसे हैं, गुम्मे के गुम्मे। माँ ने मीठी झिड़की दी, तीनों अंदर चले गए। अगली पेशी पर जाने के लिए जब रुपेश सामान बांध रहा था तो माँ ने आकर पूछा, मुन्ना तू वहाँ कहाँ रुकता है? कहाँ रुकूंगा, लॉज में रुकता हूँ, और कहाँ? अपने वाले हिस्से में तो पूरा स्कूल है, एक भी कमरा तो खाली नहीं है कि मौके बेमौके जाकर रुक जाओ। रुपेश ने कुछ रुखाई से उत्तर दिया और उसी प्रकार सिर झुकाए बैग में सामान जमाता रहा। रुपेश का खाने का डिब्बा लेकर आई सुमित्रा ने माँ की आंखों में देखा। सुमित्रा ने आंखों ही आंखों में पता नहीं क्या पूछा कि माँ ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ ये तो है, अपना वाला हिस्सा तो पूरा स्कूल के पास है। माँ ने सुमित्रा के हाथ से डिब्बा अपने हाथ में ले लिया। रुपेश ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह उसी प्रकार सामान जमाता रहा। तू ऐसा क्यों नहीं करता? माँ ने आवाज को भरसक संयत रखते हुए मानो भूमिका बांधी। रुपेश ने सिर उठाकर माँ की आंखों में देखा। तू चाचा के यहाँ क्यों नहीं रुक जाता? माँ ने उसी प्रकार संयत रखते हुए कहा। कहाँ? चाचा के घर? वहां वहां जाकर मैं रुकूंगा? रुपेश ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा। तो उसमें क्या है? तेरा झगड़ा तो चाचा के साथ है, चाची के साथ थोड़े ही है, बच्चों के साथ थोड़े ही है। माँ ने अपने आप को बहुत स्थिर रखा हुआ है। रुपेश ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुंह से कुछ भुन भुन निकलती रही। कोर्ट कचहरी तो सबके बीच होती है, उसमें क्या रिश्ते तोड़ देंगे? कोर्ट कचहरी अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। पहले भी तो जाता था तो वहीं रुकता था। अब एक केस के कारण क्या रिश्ता टूट गया? माँ ने गर्म लोहे को देखकर चोट की।
वहां रुकेगा तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी। पिछली बार कैसे लू चिपटी थी, पूरी रात परेशान रहे थे सब। स्कूल का नागा हुआ सो अलग। माँ को पता है कि बातचीत के सारे सूत्र उनके हाथ में आ गए हैं। बुआ जी के यहाँ पिछली बार काकी मिली थी तो पूछ भी रही थी कि मुन्ना भैया आते हैं तो घर नहीं आते। सुमित्रा ने अब अपने हिस्से का काम किया। चाची और रुपेश की उम्र में 5-6 साल का ही अंतर है। जब चाची ब्याह के आई थी तो रुपेश स्कूल में ही था। तब से चाची उसे मुन्ना भैया कहकर बुलाती हैं। देखता हूँ। रुपेश ने टालने की कोशिश की। देखना वेखना कुछ नहीं है। होटल में रुककर कच्चा पक्का खाकर बीमार पड़ो और रात भर हमसे चाकरी करवाओ। हमसे नहीं होता ये सब। जब अपना घर है तो घर में रुको। चाचा से झगड़ा है तो मत बोल चाचा से। बाकियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भैया भैया कहते तीनों बहनों का मुंह नहीं सूखता और लाट साहब अपनी अकड़ में है। अरे उनका कोई अपना भाई बैठा है क्या? जो हो सो तुम ही तो हो। माँ ने अपना स्वर को कुछ ऊंचा करते हुए प्यार से झिड़का। पेश ने उत्तर नहीं दिया। सुमित्रा कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो उसके हाथ में एक साड़ी थी। इसे भी रख लो सामान में। उसने साड़ी को रुपेश के बैग के पास रखते हुए कहा। अब ये क्या तमाशा है? रुपेश फिर झुंझलाया। बुआ जी के यहाँ मेरी साड़ी पर चाय गिर गई थी तो चाची की साड़ी लेकर पहनी थी। जा ही रहे हो तो ये भी वापस कर देना। कब से रखी है मेरे पास, अच्छा नहीं लगता। सुमित्रा ने दबे स्वर में उत्तर दिया। कुछ देर तक साड़ी उसी प्रकार रखी रही। फिर अचानक रुपेश ने उसे उठाया और बैग के एक कोने में रख दिया। सास बहू दोनों के चेहरे पर राहत वाली मुस्कान तैर गई। रुपेश जब कस्बे के बस स्टैंड पर उतरा तो रात हो चुकी थी। सामने ही लॉज है जहां वह रुकता है, मगर पैर अचानक किसी दूसरे जाने पहचाने रास्ते की ओर बढ़ गए। जब वह घर में घुसा तो चाची सब्जी काटते हुए टीवी देख रही थी, तीनों बेटियों के साथ। रुपेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन चारों के चेहरे पर हर्ष मिश्रित हैरानी वाला भाव आ गया। चाची सब्जी की थाली और चाकू पटक कर साड़ी का पल्लू संभालते हुए खड़ी हो गई। रुपेश ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर चाची के पैर छू लिए। चाचू की उंगलियां उसके बालों को सहला गई। ए बदमाश पार्टी! रुपेश ने बहनों को पुकारा। छोटी वाली दोनों दौड़ दौड़ कर रुपेश से चिपक गई। बड़ी ने बढ़कर टीवी बंद कर दिया और वह भी पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। रुपेश ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ देर तक ये इमोशनल सीन ऐसे ही बना रहा। चलो चलो भैया के लिए पानी लाओ, चाय बनाओ। ऐसे ही खड़ी खड़ी ताकती रहोगी क्या? इतनी दूर से आया है थका हारा। चाची ने बेटियों को झिड़का। झिड़की खाकर तीनों अंदर चली गई। रुपेश ने बैग दीवान पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सब कुछ लगभग वैसा ही है। वही पुराना सा टीवी, जर्जर सा दीवान, बेरंग सी दीवारें, जगह जगह से उखड़ रहा फर्श। पूरा घर मानो अपनी कहानी कह रहा हो। हालांकि ये सब तो पहले से ऐसा ही है, मगर दिख आज ही रहा है। ये फर्श कब से उखड़ रहा है? इसे ठीक क्यों नहीं करवाया अभी तक? गड्ढे बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा लगता है क्या ये सब? रुपेश ने पूछा। हाँ, तेरे चाचा बोल तो रहे हैं ये करवाने का, पर इस बार सोचा था तो इस बार ओले ने सब बर्बाद कर दिया। ऐसी अच्छी जमी थी फसल, मगर सब पानी फिर गया। देखो अब अगली फसल पर करवाएं शायद। चाची ने सब्जी काटते हुए उत्तर दिया। रुपेश को आगे बोलने के लिए कोई सिरा नहीं मिला। वह सिर झुकाए सब्जी काटती चाची को गौर से देखने लगा। उम्र समय से पहले अपना असर दिखा रही है चाची पर। 12 साल पहले मेहंदी माहुर से गमकती, बिछिया पायल छनकाती। जब वे इस घर में आई थी तो कैसी सुंदर लगती थी। उनकी काजल भरी आंखें दिप दिप चमकती थी। स्कूल से लौटते ही वह सीधा चाची के कमरे में घुस जाता था। चाची को कच्ची इमलियां, कच्ची कैरियां और कबीर खाना बहुत पसंद था। स्कूल से लौटते समय उसकी ड्यूटी होती थी कि वह ये चीजें जहां मिले वहां से तोड़कर बस्ते में छुपाकर चाची के लिए ले आए। गर्मी की छुट्टियों में पूरी दोपहर उसकी और चाची की अंट शंट महफिल सजती थी, ऐसी कि तब खत्म होती जब दोनों को फटकार पड़ जाती। चाची का और उसका साथ 2 साल का ही रहा।
स्कूल खत्म होते ही वह आगे की पढ़ाई के लिए पिता के साथ चला गया था। चलो अब भैया का बैग उठाकर अंदर रख दो और बिस्तर की चादर भी बदल दो। चाची की आवाज सुनकर रुपेश वर्तमान में लौटा। तीनों बहनें हाथ में चाय का कप, पानी का गिलास और बिस्किट की प्लेट लिए खड़ी थी। अरे रहने दो चाची, मैं तो वहां लॉज में। रुपेश अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि चाची ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। चाची की पनीली आंखों ने वाक्य को आधे में ही खत्म कर दिया। रुपेश ने बहनों को हाथ से इशारा किया बैग अंदर ले जाने का। तीनों उसका बैग उठाकर अंदर चली गई। तुमने करेले बनाना कब सीख लिया चाची? रुपेश ने वातावरण को हल्का करने के लिए पूछा। चाची को उसने कभी अपने आप को आप का संबोधन नहीं करने दिया। बचपन में बड़ों की खूब डांट पड़ती थी कि आप कहा कर चाची से, लेकिन तो चाची तो उसके लिए दोस्त के समान थी, और दोस्त को भी कहीं आप कहकर बुलाया जाता है? ये प्रश्न पूछने का एक कारण ये भी है, चाची को करेले नहीं बनाना आता था तब। जब भी बनाती थी तो एक सिरे से सबकी डांट पड़ती थी। कभी इतना अमचूर डल जाता कि कड़वे करेले खट्टे हो जाते, और कभी पता चलता कि कड़वे के कड़वे ही रह गए हैं। उससे बात करते समय चाची झल्ला जाती थी कि जब पता है कि ये इतना कड़वा है तो खाते ही क्यों है, कुछ और खा लो, इतनी तो सब्जियां हैं। पर नहीं, सबको करेला ही खाना है, और उस पर इस कड़वे करेले की इतनी सब्जियां, कभी सूखा कुरकुरा, कभी गीला, कभी भरवा। उफ। जब भी रुपेश को सब्जी लाने का मौका मिलता तो वह कभी भी करेले नहीं लाता। कभी कह देता कि बाजार में करेले आए ही नहीं थे, कभी कह देता कि पुराने और खराब करेले थे बाजार में। और उसकी ये आदत आज भी नहीं छूटी है। कभी सब्जी लाने जाता है तो आज तक करेले नहीं खरीदता। आ गया, करते करते चाची ने हंसते हुए उत्तर दिया। पता नहीं आया भी है कि नहीं, जब खाओगे तब पता चल जाएगा। चाची पूरे मनोयोग से करेलों को साफ कर रही थी। चाचा कहाँ हैं? रुपेश ने पूछा। डॉक्टर के पास गए हैं, आते ही होंगे, खाने के वक्त तक आ जाएंगे, चाची ने उत्तर दिया। क्यों, क्या हुआ है उनको? रुपेश के स्वर में चिंता घुल गई। शुगर आई है कुछ ज्यादा, डॉक्टर ने दवा बदलने को कहा है, कुछ और जांच भी करवानी है, चाची ने उत्तर दिया। रुपेश के पास एक बार फिर सवाल खत्म हो गए थे। रात को जब रुपेश खाना खाने बैठ ही रहा था कि चाचा आ गए। रुपेश ने उठकर उनके पैर छुए। चाचा अपनी आदत के मुताबिक बोले, अरे बस बस, खुश रहो, आप हाथ धोकर आ जाओ, आप भी, बहुत देर से आपके लिए इसको भी भूखा बिठा रखा है। देर हो गई तो मैंने ही कहा अब तू तो खा ले, इतनी दूर से भूखा प्यासा आया है। चाची ने दोनों को चुप खड़े देखा तो बोली। खाते समय दोनों ही चुप रहे। तीसरी रोटी पर जब रुपेश ने मना किया तो चाची बोली, ले लो, अब दो ही रोटे खाने लगे हो क्या मुन्ना? कैसा सोने सा अंक सुखाकर लोहा कर लिया है। जीजी और सुमित्रा लगता है दोनों अपने में ही मस्त है, किसी को ख्याल नहीं है कि मुन्ने का भी ध्यान रखें। सारा लोन लाली सब सुखा दिया है। कैसा लाल था मेरा बच्चा, गालों में अनार फूटते थे, चाची ने अधिकार पूर्वक डांटा। जब चाची ने देखा कि दोनों को अब और कुछ नहीं चाहिए तो वो भी गैस बंद करके आ गई और एक कुर्सी खींचकर वहीं पास में बैठ गई। दोनों सिर झुकाए चुपचाप थाली में रखे भोजन को समाप्त कर रहे थे। कैसे बने हैं करेले? चाची ने ठिठोली की। अच्छे बने हैं, आ गए तुमको करेले बनाने चाची, रुपेश ने उसी अंदाज में उत्तर दिया। तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, नहीं तो तुम्हारे चाचा को तो अभी भी पसंद नहीं आते, कहते हैं अम्मा के बनाए करेलों का स्वाद अलग ही होता था, चाची ने जरा मनुहार से कहा। लेकिन चाचा अभी भी उस प्रकार चुपचाप खाना खा रहे थे। क्यों मुन्ना भैया, ये केस की क्या जरूरत थी? चाची ने विषय को एकदम परिवर्तित कर दिया। कई बार इंसान लोगों से उतना नहीं डरता है जितना उसे लोगों के प्रश्नों से डर लगता है, विशेषकर वे प्रश्न जिनके उत्तर या तो उसके पास हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो वह दे नहीं सकता। ये भी वही प्रश्न है जो रुपेश को सबसे ज्यादा डरा रहा था। बस उसके लिए राहत की बात ये थी कि प्रश्न पूछते समय चाची का स्वर मुलायमियत और अपनेपन से भरा हुआ था। उसमें कहीं भी कोई शिकवा, शिकायत या नाराजगी नहीं थी। इनसे पूछो, रुपेश ने मानो शब्दों को बटोर कर उत्तर दिया। इनसे क्या पूछूं और क्यों पूछूं?
इनने आज तक कौन मेरे सवाल का जवाब दिया है? उल्हाने के स्वर में चाची ने कहा। रुपेश के पास कोई उत्तर नहीं था। वह थाली के किनारे पर रखे घी और गुड़ को उंगलियों से मिलाने लगा। अरे चलो केस कर दिया तो कर दिया, मगर ऐसा भी क्या कि घर आना ही छोड़ दिया। लॉज में ठहर रहे हैं, बीमार होकर घर वापस जा रहे हैं। भाई साहब क्या सोचते होंगे कि किरण का दिल भी ऐसा फट गया कि बेटे के लिए जगह ही नहीं बची। चाची धीरे धीरे मानो फटती जा रही थी। रुपेश कुछ नहीं बोला, उसी प्रकार गुड़ और घी से खेलता रहा। तुम दोनों कुछ भी करो, केस करो, पुलिस करो, थाना करो, कचहरी करो, मगर हम पे तो मत थुकवाओ। उधर जीजी और भाई साहब से नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा तुम दोनों ने, और यहाँ समाज और रिश्तेदारों में भी थू थू करवा दी कि सगी चाची के होते हुए भतीजा आता है और होटल में रुकता है। अब चाची की आवाज धीरे धीरे भर्राने लगी थी। इनसे पूछे कोई कि क्या छाती पर धर कर ले जाएंगे जमीन को? तीनों छोरियां ब्याह के अपने अपने घर चली जाएंगी। उसके बाद किसकी है ये जमीन जायदाद? सब तेरी ही तो है, पर मैं नहीं। मेरी सुनता कौन है? शरीर में बीमारियां पालना मंजूर है, पर कोर्ट कचहरी छोड़ना मंजूर नहीं है। इस बार चाची चाचा से मुखातिब थी। तुम आदमी लोग तो लड़ झगड़ लेते हो, और फजीता तो हम औरतों का होता है। दुनिया जहान के ताने तो हमें ही सुनने को मिलते हैं, कहीं आने जाने के लायक नहीं बचते। जिसे देखो बस एक ही बात, एक ही बात। शीला बुआ के यहाँ शादी में हर कोई मुझसे भी वही पूछे, और जीजी से भी। सारा इल्जाम घूम फिर कर हम औरतों पर ही आएगा ना, कि औरतों के कारण खून ने खून के खिलाफ केस कर रखा है। हमने ही तो भड़काया है जमीन को लेकर अपने अपने आदमियों को। किस किस को जवाब देंगे और क्या? किसे बताएंगे कि हमारी सुनता कौन है? हम तो नौकरानियां हैं, ब्याह करके लाई हुई नौकरानियां। कहते कहते चाची के अंदर का ज्वालामुखी फट कर आंखों के रास्ते पूरे वेग से बह निकला। रुपेश तेजी से उठा और घुटनों के बल बैठकर चाची की गोद में सिर रखकर बच्चे की तरह कमर में हाथ डालकर चिपक गया। वह धीरे धीरे सिसक रहा था। सिर झुकाए खाना खा रहे चाचा की थाली में भी टप टप करके नमकीन पानी की बूंदें करेलों में गिर रही थी। करेले धीरे धीरे और खारे होते जा रहे थे। पास के कमरे में बैठी तीनों बहनें बिना आवाज एक दूसरे से चिपक कर आंसू बहा रही थी। सारी नमकीन बूंदें एक दूसरे में समाती जा रही थी और सैलाब में बदलती जा रही थी। सैलाब जिसमें बहती जा रही थी सारी कचहरियां, सारे कोर्ट, सारी मुकदमों की फाइलें, खसरा खनौती, नामांतरण के सारे दस्तावेज, खेतों की मेढ़ें, पटवारियों की कलमें, वकीलों के कोट, सब कुछ। सारी दुनिया की औरतें हाथ में फावड़े लिए उस दिन खारे पानी के सैलाब को मोड़ती जा रही थी, हर उस दिशा में जहां कहीं नजर आ रही थी कचहरियां, कोर्ट और थाने। मोड़ रही थी सब कुछ, मोड़ रही थी ताकि वह सब कुछ बह जाए ताकि दुनिया हो सके सचमुच औरतों की दुनिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।